ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद NIA ब्रांच जयपुर द्वारा 21 नवंबर 2015 से संचालित साप्ताहिक व्याख्यानमाला के 420वें लेक्चर के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। मैं वैद्य अनिल कुमार, हमारे अतिथि वक्ता एवं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता हैं वैद्य प्रफुल्ल S फडणवीस सर, जो कि वर्तमान में सह आचार्य हैं शल्य तंत्र विभाग DMAMCHRC वनडूंगरी, नागपुर, महाराष्ट्र में। आज के लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक वुंड, आयुर्वेदिक अप्रोच। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आज के हमारे अतिथि वक्ता वैद्य प्रफुल्ल S फडणवीस सर के बारे में आप सबको अवगत करवाना चाहूँगा। सर की 10th एवं 12th तक की प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में हुई। सर ने BAMS एवं MS MUHS नासिक से किया। सर का थीसिस का टाइटल है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ काशीसादी योग इन उत्सन्न व्रण मांस हाइपरग्रेनुलेशन इन भगंदर ड्यूरिंग क्षार सूत्र थेरेपी with special reference to व्रण अवसाधन under the guidance of Dr. Purnima O. Yellarwar, Reader and HOD of शल्य तंत्र डिपार्टमेंट, श्री आयुर्वेद कॉलेज, नागपुर। और सर PhD स्कॉलर भी हैं और सर ने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है इन ऑफिस ऑटोमेंटेशन MSCIT और सर BA संस्कृत भी होल्ड करते हैं। सर का एम है टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद सर्जरी, टू हाईलाइट इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट शल्य चिकित्सा इन मॉडर्न एरा, टू एक्सप्लोर वेरियस मॉडलिटीज ऑफ शल्य तंत्र, रिवाइव एंड प्रमोट इट्स ग्लोरी। सर ने अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन किया है। सर ने लगभग 9 से ज़्यादा सेमिनार, वर्कशॉप में पेपर प्रेजेंटेशन किया है और सर के लगभग 15 आर्टिकल पब्लिश हैं पीयर रिव्यूड जर्नल में। सर बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप में एज ए रिसोर्स पर्सन लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और सर का एकेडमिक एक्सपीरियंस लगभग 10 वर्ष का है, जिसमें से सर लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। के अलावा सर खूब सारे अदर एकेडमिक काउंसिल्स के मेंबर हैं। सर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है फॉर ट्रेनिंग ड्राफ्ट रिगार्डिंग सर्जिकल राइट्स ऑफ आयुर्वेद सर्जन्स बाय CCIM जनवरी 2019। सर नॉमिनेटेड हैं एज ए पैनल मेंबर फॉर फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्षार सूत्र बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, न्यू दिल्ली। सर के पास एक कॉपीराइट भी है फाइलर्स ट्यूमर क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस मैनुअल का। सर ने एक रिसर्च ग्रांट भी अचीव किया है MUHS नासिक से और सर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 12 साल से ज़्यादा का। सर एक्सपर्ट हैं परफॉर्म करने में अष्टविध शस्त्रकर्म। सर हर्नियोप्लास्टी, हाइड्रोसिलेक्टोमी, हेमोरॉइडोक्टोमी, फिशरेक्टोमी, अपेंडिसेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी, वेरिकोसिलेक्टोमी, डायबिटिक फुट डेब्रिटमेंट, इंसिजन एंड ड्रेनेज इन वेरियस एब्सेस, एक्सिजन ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग, मैनेजिंग पेशेंट्स ऑफ हेड इंजरी, RTA, फ्रैक्चर्स। सर स्किल्ड हैं advanced surgeries in proctology like transanal suture rectoplexy, IFTEC procedure, laser ablation and anoplasty में।
सर एक्सपर्ट है रक्तमोक्षण बाय लीच थेरेपी, शिरावेद एंड कपिंग थेरेपी। सर एक्सपर्ट है अग्निकर्म, विद्यकर्म एंड विद एंड अग्निकर्म। सर एक्सपर्ट है मेल उत्तरवर्ती इन स्ट्रक्चरल यूरेथ्रा। और सर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सस्ट्यूपक्रम फॉर वुंड मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, मेल इनफर्टिलिटी एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। सर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इंस्टीट्यूट्स में भी। सर मेंबर है साइंटिफिक रिसर्च कमेटी के, डीएम एएमसी, डीएमसीओपी, डीएमसीओएन वनडूंगरी। सर हेड ऑफ हॉस्पिटल है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के एनएबीएच के लिए। और सर मेंबर है हॉस्पिटल अडल्ट कमेटी डीएमएएमसीएचआरसी के। सर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट है, लाइफ मेंबर है आयुर्वेद व्यासपीठ के, और खूब सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, ज़्यादा समय हो जाएगा, फिर भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है नीमा के। तो सर बहुत सारी योग्यताएं रखते हैं। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लेक्चर है हम सबके लिए डिलीवर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू वैद्य अनिल जी। आई थिंक हेतल मैम थोड़ा ट्रैवलिंग में, तो शायद वो कैसे ज्वाइन करेंगे आई डोंट नो, लेट्स सी। विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सो मेरे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश रहेगा दोनों, और मैं समझता हूँ कि मेरा ऑडियंस ये यूजी, पीजी, पीएचडी एंड कुछ प्रैक्टिशनर्स का मिक्स रहेगा। सो उनके हिसाब से प्रेजेंटेशन क्या है, लेट्स सी। We are talking about the diabetic wound and its management of diabetic wound by Ayurvedic approach. Now, generally, when we think of diabetic wound management, we think of when we think of Ayurvedic approach towards a diabetic wound management, we mostly think of a conservative approach or conservative management, that surgery na karni pade and we deal with the things conservatively with medications and certain things. But when we see our literature, when we read our literature, Sushruta Samhita, then we will clearly understand that Acharya Sushruta and other acharyas also have clearly mentioned the surgical interventions also in management of diabetic wounds also, in name of Prameha Pidaka and Dushtavan also. So we will see a brief about that Ayurvedic approach, which a mixed approach of Shastra Karma and Aushadhi Karma. So I hope my slides are visible and moving. Yes sir, introduction slide. Yes, okay. So Ayurveda has an immense potential to help and in solution of many challenging and unresolved medical problems of unresolved sciences. Amongst the 8 branch of Ayurveda, Shalya Tantra is one of the unique one. Because why it's unique one? Because not only just because I'm a student of Shalya Tantra, but also because it is it implies 4-fold therapy for management of disease condition, that is Aushadhi, Shastra, Kshar and Agni. So each and every condition have a different modality of treatment available in the form of Shalya Tantra. So these various modalities helps to cure the disease in advanced stages of pathogenesis too. Acharya Sushruta has postulated basic principles of Shalya Tantra in Samhita. Due to this this genius baseline work only, the modern surgery has evolved up to this height. The study of Shalya science brings out very clearly that Vrana wound is the most significant entity on which whole science of the surgery revolves. So, as Vrana is the prime topic of discussion in Sushruta Samhita, and we have seen it, Vrana शल्य चिकित्सा समन्ततः ऐसा लिखा है सुश्रुत संहिता में। उस शल्य चिकित्सा के अंदर मुख्य विषय है व्रण चिकित्सा। So being prime topic of subject, Acharya Sushruta has described 60 measures, Shashti Upakrama, in the management of Vrana. These 60 measures deals with each and every aspects of Vrana according to its type, condition and stages of healing. Most of us are well oriented about the Shashti Upakrama में भी जो लेप चिकित्सा, धारा चिकित्सा, कषाय से धावन या फिर अवचूर्णन, ये सब चिकित्सा हमारे इधर ज्यादा चलती है। लेकिन शल्य चिकित्सा जो अष्टविध शस्त्र कर्म बताए गए हैं, शस्त्र
षष्ठी उपक्रम में, उनका भी उतना ही महत्व है एज फार एज वुंड मैनेजमेंट इज कंसर्न. सो डायबिटीज, मधुमेह, commonly compared with diabetes mellitus, one of the most notorious disease to treat. Radical cure tough रहता है, but we can manage the complications or we can prevent the complications of diabetes by significant Ayurvedic intervention by medicines and principles. Lots of research work is going on various modalities of treatment of diabetes. However, most of the results are only about the management rather than the radical cure, and that's what the strength of Ayurveda lies. The number of diabetic patients in India are increasing, so the wound management in such large population will be challenging for the healthcare professionals. Now let's go through the epidemiology of the diabetic foot ulcers. Diabetic patients have a 15 to 25% lifetime risk of developing a diabetic foot, of which 15 to 25% लोगों में डायबिटिक पेशेंट में 15 to 25 लोगों में डायबिटिक इन्फेक्शन या फिर डायबिटिक वुंड होने की संभावना है, जिसमें से 40 to 80% become severely infected, and it involves bone leading to osteomyelitis and everything. Now, a high number of cases of foot ulcerations require hospitalization, surgical intervention, and even amputation of the interested body part. जो वुंड कॉम्प्लिकेट होती है उनमें से बहुत से लोगों में अल्टीमेटली एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है. तो इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सिंपल डायबिटिक इन्फेक्शन के हो सकते हैं. In addition, the rate of recurrence of foot ulcer is greater than 50% after 3 years from the first episode. So, considering the recurrence rate, considering the consequences of complications, we have to take this diabetic wound management quite seriously. Why we need to manage this wound? This wound healing not only imparts a significant economic burden on the health system, on the society, but also the complications are not very good. That's why it increases the cost of each family. डायबिटिक का मैनेजमेंट का भी जो मेडिसिन या फिर अदर्स का जो कॉस्ट है, उसके साथ में अगर उसमें इन्फेक्शन ऐड किया जाए, डायबिटिक वुंड कॉम्प्लिकेशन अगर ऐड किया जाए, तो दैट कॉस्ट इट एक्सैगरेट्स लाइक एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मैनेज दिस वुंड फॉर इकोनॉमिकल मैनेजमेंट also. Now, before going for wound management things or wound healing things, we need to understand the normal physiological healing in a healthy people. We need to understand. So we will just revise with these healing stages of wound healing. The first, it is generally of 4 stages. The first stage is hemostasis. कोई भी इंजरी अगर बॉडी को होती है तो पहले वहाँ से ब्लीडिंग होता है, और वो ब्लीडिंग रोकने का जो बॉडी का तरीका है, हम उसको hemostasis कहते हैं. Blood formation of blood clot. Then inflammation because of the trauma. There is an inflammatory response of the body, and it leads to certain presentation like calor dolor. And there is proliferation of the tissues after inflammation. There various tissues are proliferated in that wound area for repairing of the injury that has caused. And then there is remodeling. Repair होने के बाद में पूरा पहले जैसा ठीक ठाक होने के लिए उसको हम रीमॉडलिंग स्टेज कहते हैं. So a brief about hemostasis and inflammatory response. Coagulation step, in which first response of the injured skin is activation of clotting cascade, which with recruitment of platelets and the formation of fibrin plug. Release of several cytokines and growth factors, which attract different types of cells, neutrophils, monocytes and macrophages, जहाँ पे wound area में आते हैं, and local fibroblasts start proliferating. ये hemostasis या inflammatory response या तो उसके बाद की भी जो अवस्थाएं हैं, वो समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं. कहीं भी समाज में छोटे छोटे दंगली होते हैं, कुछ दंगल होती है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कुछ गुटों में. उस वक्त इस टाइम पर कुछ स्पेशल कमांडोज आते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन अगर वो इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेमेशन को हम ये कहेंगे, एक छोटा जो दंगा है, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्पेशलाइज्ड कमांडोज आते हैं. तो दैट आर नथिंग बट द प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस विच इन्वेड अ पर्टिकुलर वुंड, सो दैट वहाँ की कंडीशन जो है, वहाँ की जो सिचुएशन है वो हैंडल करने के लिए. और उसके बाद में फिर वो कंडीशन शांत होने के बाद में फिर स्टेट या फिर रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो रहते हैं वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी,
body also provides certain pro-inflammatory cytokines, certain inflammatory mediators, and enzymatic reactions in the wound area so that the wound healing is promoted. After the hemostasis and inflammation, एक समझना बहुत जरूरी, इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग. सो कोई भी ट्रॉमा के बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जरूरी है, लेकिन वो कितनी और कैसे होनी चाहिए इस पे भी कुछ मर्यादा आती है, इसलिए डायबिटीज में वो कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना रहती है. नाउ in this regard, after the inflammation, there is formation of a extra cellular matrix जो वहाँ पे extra cellular matrix उस wound में repair होने के लिए जो लगता है, and then there is appearance of myofibroblast which causes the contraction of wound. घाव फिर से भरने के लिए वहाँ पे myofibroblast की जरूरत पड़ती है. This fibroblast to release of collagen rebuild that area, वो एरिया कोलेजन के द्वारा रिबिल्ड किया जाता है फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू. There is activation of hypoxia inducible factor HIF1 and stimulation of vascular endothelial growth factor VEGF that leads to the proliferation of endothelial cells, thus forming new angiogenesis and capillary bed formation. After injury वहाँ पे bleeding, तो हमने hemostasis के द्वारा bleeding तो रुक गया, लेकिन टिश्यू रिपेयर की जब बात आती है तो टिश्यू रिपेयर के वक्त वहाँ की कुछ इंजुरी की वजह से वहाँ के कुछ ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई फिर कॉम्प्रोमाइज होगा. ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से वहाँ पे फिर टिश्यू ऑक्सीजन नहीं, टिश्यू को वहाँ के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता. सो फिर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स का बनना चालू होता है, बिकॉज नए ब्लड वेसल्स के थ्रू नया फ्रेश ब्लड आएगा जो ऑक्सीजन लाएगा, हीमोग्लोबिन लाएगा और टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलेगा. देन अब थोड़ा सा रफली एंजियोजेनेसिस चालू हो गया, ब्लड की नई वेसल्स बनना वहां पे चालू हो गया, एंजियोजेनेसिस चालू हो गया. आफ्टर दैट द पेरिसाइट्स रिलीज एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स. अब वेस्कुलर बंडल बनना चालू हो गया, लेकिन वो वेस्कुलर बंडल को प्रॉपर शेप में लाने के लिए, वो वेसल्स को मैच्योर होने के लिए भी कुछ फैक्टर्स वहां पे रिलीज होते हैं और वो वहां की वेसल्स को और अच्छी तरह से ज्यादा मैच्योर बनाते हैं. Collagen type 3 is also converted into collagen type 1 by this condition. Then, see, in short, we can diagrammatically see the bleeding, then there is inflammation, then there is proliferation of various tissue, macrophages, fibroblast proliferation, and then there is remodeling of the tissues. So, after that, there is restoring of the epidermis by keratinocytes through epithelialization. Now, एक नॉर्मल वुंड हीलिंग हमने नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में शॉर्ट में देख लिया. मैं जस्ट रिवाइज करना हुई चीजें, बहुत बेसिक चीजें सर्जरी के पेशेंट्स, सर्जरी के स्टूडेंट्स के लिए. बट व्हाई देयर इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डायबिटिक पेशेंट दैट वी कम अक्रॉस? सो द हीलिंग प्रोसेस इन डायबिटीज इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिसाइजेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. नाउ क्रोनिसाइजेशन मीन्स कोई भी इन्फ्लेमेशन ये बहुत क्रॉनिक हो जाना. नया इन्फ्लेमेशन होता है तो टिश्यू रिस्पॉन्स, साइटोकाइन रिस्पॉन्स की वजह से हीलिंग अच्छा होता है, लेकिन कोई भी इन्फ्लेमेशन बहुत क्रॉनिक हो गया, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिका रहा, तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाने लगती है. इमरजेंसी वाले जो कमांडो रहते हैं वो बहुत अच्छे से वो चीज़ हैंडल करते हैं, लेकिन कमेंट करना गलत होगा, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए बताऊं, बाकी जो नॉर्मल पुलिस फोर्स रहती है वो जो उनका फंक्शन कंपेयर टू द न्यू कमांडो कॉम्प्रोमाइज रहता है. दैट्स व्हाई क्रोनिसाइजेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डिसरप्टेड एंजियोजेनेसिस प्रोसेस जो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है. रिडक्शन ऑफ एंडोथेलियल प्रोजेनेटर सेल्स, इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे नहीं आते और हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होती है. And there is imbalance between the intracellular matrix generation. जो मटेरियल वहाँ के जो टिश्यू इंजर्ड हो गए, वहाँ के जो डेड टिश्यू है, डेब्रिस है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वो डेड टिश्यूज को निकालना और उसमें फिर नए टिश्यू रीजनरेट करना, ये जो प्रोसेस है वो डायबिटिक पेशेंट्स में इन रीजंस की वजह से नहीं हो पाती है. दैट्स व्हाई वुंड हीलिंग इज पुअर इन डायबिटिक पेशेंट्स. अभी नेक्स्ट की 2-4 जो स्लाइड्स है थोड़ा डिटेल बायोकेमिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन से जो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, वी विल जस्ट रन थ्रू इट.
pro-inflammatory cytokines, interleukin-1 and tumor necrosis factor remain at high concentration in the wounded area for longer time, indicating the maintenance of prolonged inflammatory response. This prolonged inflammatory response reduces the tissue repair. That's why healing is compromised in diabetic patients. Several growth factors जो रहते हैं वो भी compromised रहते हैं in diabetic patients. मैक्रोफेजेस जो जनरली फैगोसाइटोसिस करता है, वहाँ के जो डेड टिश्यू डेब्रिस है, डेथ बैक्टीरिया को इन्वेड करके इंगल्फ करके वहाँ से निकालता है, ये जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होती है वो मैक्रोफेजेस की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. डिसरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रो एंजियोजेनिक एंड वेस्कुलर मैचुरेशन फैक्टर्स, मतलब ब्लड वेसल बनाने के लिए जो फैक्टर्स वहाँ पे लगते हैं और साथ ही साथ नई ब्लड वेसल को मैच्योर करने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज रहते हैं. इम्पेयरमेंट इन अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो स्टफ वहां पे रहता है, प्रोटीन वहां पे आता है घाव भरने के लिए, लोकलाइज प्रोटीन्स और पेप्टाइड प्रोटीनेज एंजाइम्स जो वहां पे रिलीज होते हैं वो रेगुलेटेड रहते हैं. एमएमपीज मतलब मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स रहते हैं. ये सब एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, मतलब वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वुंड में भरने के लिए चाहिए, क्योंकि वहां पे टिश्यूज मर गए, डेथ हो गए, उनको वहां से निकाला गया, अभी नए टिश्यू वहां पे चाहिए. उसके लिए एमएमपीज, देयर इज अ रेगुलेशन बिटवीन एमएमपीज एंड टीआईएमपीज, दैट इज टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेज. तो ये इन दोनों का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है. मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट्स देयर इज मोर एमएमपी मेटालोप्रोटीनेज का वहाँ पे एंजाइम्स उसमें ज्यादा रहता है. इसकी वजह से टीआईएमएफ का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है. दैट्स व्हाई देयर इज डिस्टर्ब रेगुलेशन बिटवीन दिस टू स्टफ एंड देयर इज कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा cellular matrix in the wound area. So one of the cause of poor wound healing in diabetic patients. And then there is the four important factors we all know. The vascular factor, that बहुत सारे पेरिफेरल वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोमाटस चेंजेस होते हैं. दैट्स वाई पेरिफेरल जो सर्कुलेशन रहता है वो भी धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट्स में, क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स में कॉम्प्रोमाइज होने लगता है. न्यूरोपैथी रहती है, इम्यून सिस्टम कम होती है एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स भी कुछ हद तक कम होते हैं. इन डायबिटिक पेशेंट्स बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया देयर इज ब्लड वेसल्स ये थोड़ी स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन भी कम हो जाता है एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो टिश्यू रिपेयर के लिए, टिश्यू रिजुविनेशन के लिए बहुत जरूरी चीज होती है वो कम हो जाती है. ब्लड वेसल्स रिड्यूस ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इनटू द वुंड. WBCs ये कोई भी इंफेक्शन के साथ फाइट करता है बॉडी के, और इन डायबिटिक पेशेंट्स कोई भी घाव किसी भी जहाँ पे होता है वहाँ पे जो WBCs या ल्यूकोसाइट्स जमा होने चाहिए, ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन होना चाहिए, तो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इसलिए वहाँ पे कोई भी घाव होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा रह जाती है. नॉट ओनली वो हाइपरग्लाइसीमिया है बट ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन कम हुआ होता है. एंड और ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन भी कम होता है और ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन भी बहुत कॉम्प्रोमाइज रहते हैं. सो दिस इज इन शॉर्ट हाउ द there is a significant compromise in the normal wound healing process in diabetic patients with the number of reasons that we have just revised. Now what are the there are certain modalities which are available in modern system, allopathic system, which they deal with this wound healing process in diabetic patients efficiently. दे रिमूव डिब्रैडमेंट, जो डेड टिश्यूज है, जो खराब टिश्यूज हो गए उनको निकाल दीजिए, एक्सीजन बताया गया उसके लिए. हेल्दी टिश्यूज वहां पे रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी उसको प्रमोट करेगा कि डेड टिश्यू निकल गए तो वहां का लोड कम कर दिया, तो हेल्दी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको हील करने की कोशिश करती है. अलग अलग एंटीसेप्टिक्स के ड्रेसिंग्स करते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज करते हैं, अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स के लोकल एप्लीकेशंस मार्केट में मिलते हैं. स्टेम सेल थेरेपी भी कुछ हद तक इनमें इफेक्टिव होता है. अब ये सब देखने के बाद फिर भी डायबिटिक वुंड का मैनेजमेंट के लिए दे हैव सर्टेन डिसाइडेड प्रोटोकॉल्स ओनली. उसके सिवा उनका वो मैनेजमेंट, फिर भी डायबिटिक वुंड का मैनेजमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं कहा जाता. एंड इसी में आयुर्वेद चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा की स्ट्रेंथ है. नाउ लेट्स go through the concept of
Prameha in Ayurveda in shortly. Where, as I already told you, we will be discussing more about the surgical interventions rather than the conservative approach. So, लेकिन basic principles, basic संप्राप्ति, दोष दुष्टि जो है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि शल्य चिकित्सा में औषधि, शस्त्र, क्षार और अग्नि, इन चारों ट्रीटमेंट्स का अंतर्भाव रहता है. So in Prameha, kapha predominant three doshas vitiate these doshas like rasa, rakta, masa, meda, majja, lasika and vasa. These doshas are mostly of liquid state. अब धातु प्रधान ये सब दोष्य रहते हैं, और इनमें दोषों की त्रिदोषों की दुष्टि की वजह से ये धातु दोष्य हो जाते हैं, और इनमें अपधातु प्रधान दृष्टि रहती है, जिसमें इन धातुओं में एक अबद्धता आती है, क्लिन्नता आती है, जिसकी वजह से ये दुष्य, ये धातु उनका काम प्रॉपरली नहीं कर पाते. There is excessive kleda, a very important factor which is the main problem behind compromised wound healing as far as Ayurvedic concept is concerned. This kleda in the whole body hampers the dhatu poshana from ahar rasa, leading to dhatu दौर्बल्य. कोई भी धातु का त्रिधा परिणाम हमको पता है, आहार रस धात्वाग्नि की क्रिया, पोष्य रस धातु, पोषकांश रक्त धातु का, और मलभाग. तो इसकी ये धात्वाग्नि मंद होने की वजह से, उसमें क्लेद ज्यादा होने की वजह से रस धातु भी पोष्य का पोषण ठीक नहीं होता, रक्त धातु का पोषण करने वाला भाग जो है वो भी ठीक से नहीं बनता, और ज्यादा से ज्यादा मलभाग बनता है, जो इससे धातु का उनका कर्म प्रॉपरली नहीं होता. So dhatu like Rasarukta cannot exhibit their normal functions of Prinana, nutrition, and Jivana. This Prinana and Jivana are important as far as the tissue repair is concerned, or rejuvenation of the cell is concerned. Body खुद की इंजुरी को बहुत अच्छी तरह से रिपेयर कर सकती है, लेकिन अगर ऐसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स रहे जिसकी वजह से धातु दुर्बल निर्माण होने लगे, तो वो टिश्यू रिपेयर जो रहता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. Now, when we are seeing about the compromised wound healing in Madhumeha or in Pramehi Ruguna, we need to look at why Sadhya Lakshana of Vrana. अब व्रण किन में साध्य है, ये श्लोक आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किन किन लोगों में व्रण ये सुख साध्य होता है. उसमें एक सबसे जरूरी मुद्दा बताया गया है, प्रत्यग्र धातु, जिनकी धातुएं अच्छी हो, बलवान हो, सारवान हो, ऐसे रुग्णों में व्रण जल्दी भर जाता है, और यही मेन अड़चन है हमारे प्रमेही रुग्णों में, जहां में ये सब कॉम्प्रोमाइज रहता है. हम धातु दृष्टि इन प्रमेहा, हम बहुत बार न्यूरोपैथी के बारे में सोचते हैं, हम रक्त धातु के अगर हम डिटेल कर्म के बारे में सोचेंगे तो हमको और ये संप्राप्ति और ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान में आएगी. स्पर्श ज्ञान एंड धातु पूर्ण, आई रिपीट, स्पर्श ज्ञान एंड धातु पूर्ण आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रक्त धातु. अब रक्त धातु तो प्रमेय में दुष्ट है, बिकॉज अब धातु प्रधान सभी धातु इसमें दुष्ट है. दैट्स वाई देयर इज न्यूरोपैथी एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड एंजियोजेनेसिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. मतलब स्पर्श ज्ञानम न होने की वजह रक्त दृष्टि है इन प्रमेही रुग्ण, एंड ऑल्सो फिर उसकी वजह से फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना या फिर नए वेसल्स बनना रक्त धातु दुष्ट होने की वजह से नहीं बन पाता. Acharya Charaka has mentioned Sira and Snayu Kleda as a factors for non-healing of Sira Snayu Kleda. अगली स्लाइड में देखने वाले Sira Snayu Kleda important factors for non-healing of wound. According to Ayurveda, wound healing is a systematic issue, not only a local pathology. अलग-अलग ड्रेसिंग मटेरियल्स हम ढूंढते रहते हैं, इससे धावन करेंगे, इस कषाय से धावन करेंगे, इसका लेप करेंगे, इसका उच्चूर्णन करेंगे, या फिर इसके तेल वगैरह या क्रीम लगाएंगे. लेकिन प्रमेह या मधुमेह ये एक संपूर्ण शरीरगत व्याधि है, और व्रण के बारे में जब हम सोचते हैं, इवन व्रण चिकित्सा भी आचार्य सुश्रुतों ने पूरे शरीरगत सिस्टमैटिक अप्रोच लिखा है, केवल स्थानिक व्रण कर्म तक यह व्रण चिकित्सा मर्यादित नहीं. इसलिए षष्ठी उपक्रम में सार्वदेहिक उपक्रमों का भी वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया गया है. नॉन हीलिंग ऑफ वुंड, कॉजेज ऑफ नॉन हीलिंग ऑफ वुंड इन आयुर्वेदा, स्नायु शिरा क्लेदात, गांभीर्यात, कृमि भक्षणात, and rest of the things. So Sira Snayu Kledat, the word to which I want to attract all of you, that is Sira Snayu Kledat, reasons for non-healing of wound. Then Vagbhata, Acharya Vagbhata had mentioned certain other reasons
मिथ्याबंधात, अतिस्नेहात, रौक्षात, रोमात, अतिघट्टनात, क्षोभात, अशुद्धवत, कोष्ठाच्च, अतिसौहित्यात, अतिकर्षणात. सो अदर फैक्टर्स भी आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने मेंशन किए हैं. अब जब हम इन कारणों की तरफ देखते हैं तब हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमारे पास एक व्रण का पेशेंट है जिसको जो डायबिटिक है, जिसको प्रमेय है, तो ऐसे रुग्णों में इन कारणों का मतलब ये हमें निदान परिवर्जन करना है, तभी हमारी व्रण चिकित्सा यशस्वी हो पाएगी. जब हम कहते हैं कि सार्वदेहिक विचार का चिकित्सा व्रण चिकित्सा का भी सार्वदेहिक समग्र रूप से विचार किया गया है, तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं. दिवास्वप्न, रात्रि जागरण, मद्यपान, ये सब चीज़ें वुंड हीलिंग कॉम्प्रोमाइज करेगी. सो हमको इनका निदान परिवर्जन करना पड़ेगा. और एक बहुत अच्छा अब हमेशा का ही है, हमारे हर आयुर्वेद चिकित्सा में अग्नि का महत्व बताया गया है. आचार्य अष्टांग संग्रह आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में क्लियरली बताया है कि दीप्ताग्निनाम च दीप्ताग्नि नाम प्रक्लिन्न देहित्वा, मतलब जिनमें दीप्त अग्नि है उनमें व्रण अच्छी तरह से भरता है. इसका मतलब ही जिनमें दीप्त अग्नि नहीं है उनमें वुंड हीलिंग होने में प्रॉब्लम जाएगा. ठीक है ना. दैट्स व्हाई आपका अग्नि कैसा है, व्रण चिकित्सा करते वक्त हमें अग्नि चिकित्सा का भी विचार करना पड़ता है. जिनको अग्नि अच्छा होता है उनमें आम तैयार नहीं होता, आम फॉर्मेशन नहीं होता है. Hence body and wound is free from any sort of kleda which indirectly helps healing. So Agni again is an important factor as far as healing of the wound is concerned. Now again in Prameha, kleda brings this dhatu shaithilya. This is again a very important reference by Acharya Charaka in Sharirsthan. That kleda brings the dhatu shaithilya. आचार्य चरक ने शारीस्थान में ये रेफरेंस बताया है. इसी का मतलब ये धातु शैथिल्य की वजह से ही एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इंजुरी जो है बॉडी का वो बहुत पुअर रहता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग कॉम्प्रोमाइज रहती है. आचार्य सुश्रुता आल्सो हैव क्लियरली कैटेगराइज्ड दिस मधुमेही और प्रमेही व्रण इन कृच्छ साध्य एंड याप्य व्रण. कृच्छ साध्य व्रण में हम नीचे के श्लोक में देखेंगे, कुष्ठिनाम विषजुष्टानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणा कृच्छेण सिद्धन्ति. In Yapavran also Tvagdoshinam Pramehinam va. So this Madhumay and Pramey Vran have been described in Kruchasadya and Yapya. Means earlier it's definitely a Kruchasadya, but if not dealt properly it can get into Yapya also. So there are certain infective pathologies in diabetic patients में कुछ infections रहते हैं जो बहुत commonly हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा short में देखेंगे. Infections are more observed in patients of diabetes mellitus, skin, soft tissue infections, folliculitis, furunculosis, carbuncle, subcutaneous abscess infections. This infective pathology ranges from superficial cellulitis to deep abscess, ulcerations, and sometimes with ischemic changes also. Because there are peripheral vessels में atherosclerosis changes atheroma बनता है. That's why पेरिफेरल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है और वहाँ का टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है. सो ये पिक्चर है फॉर्नियस गैंग्रीन का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो फाउंड इन डायबिटिक पेशेंट्स. नेक्रोटाइजिंग फेसियाटिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन फाउंड इन डायबिटिक पेशेंट्स. cystitis, UTI are routinely observed in diabetic patients. So these, you can see that the gangrenous changes in the scrotal skin and extending up to the abdominal part also, if not controlled urgently. Then as peripheral vascular disease भी diabetic patients में common रहते हैं. vasculopathy रहती है, atherosclerosis changes रहते हैं, atheroma plex रहते हैं इन vessels में, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे थ्रोम्बस बनते हैं. एंड एक पेशेंट इसी तरह से हमारे पास आया था, उसका एक फोटो दिया है. यहाँ पे हमने लीच थेरेपी लगाई है, एक सिंगल लीच नहीं, हमने इनको बहुत सारी लीच लगाई थी. बेसिकली दिस पेशेंट केम टू अस विद दिस मच ऑफ गैंग्रेनस चेंजेस इन द लेग. डेफिनेटली ही वाज एडवाइज्ड एम्पुटेशन बाय अ जनरल सर्जन. उनको लगा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको दवाई से ठीक कर देंगे. हमने भी उनको एम्पुटेशन ही बताया, बट एक्चुअली ही वाज एडवाइज्ड एम्पुटेशन अबाउ द नी. So what we did, we settled the patient conservatively. जो infective conditions थी उसकी बहुत ज़्यादा foul smelling and wet gangrene के पूरे साइंस थे, हमने उसको सेटल किया
वेट गैंग्रीन का हमने ड्राई गैंग्रीन तक हमारे आयुर्वेदिक औषधियों से हमने उसको सेटल करने की कोशिश की। हमने एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स का भी इन पेशेंट में इस्तेमाल किया है, और फिर लीच थेरेपी बाकी चीजें कर कर धीरे धीरे अल्टीमेटली तो उसका एम्पुटेशन लगा ही, बट उसका अबाव नी एम्पुटेशन की जगह पे बिलो नी एम्पुटेशन हम करने में सक्सेसफुल रहे, एंड द पेशेंट वाज स्टिल सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाज एडवाइज अबाव नी एम्पुटेशन फ्रॉम अदर वन. Again, chances of dry gangrene and wet gangrene in diabetic patient, it's common. We always try to have a dry gangrene. Dry gangrene treatment करने में हमारे लीच थेरेपी और बाकी औषधियों के लिए अच्छा है. वेट गैंग्रीन ये बहुत बार एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको IV एंटीबायोटिक्स और IV लाइट की जरूरत पड़ती है. Now let's look into the prameha pidaka. According to Ayurveda, prameha, if not treated well, can complicate into prameha pidaka. Prameha pidaka are the results of tridosha, vitiating all debilitated dhatus of the body, especially fatty and muscle tissues. These are eruptions on and inside the body, ranging from small pustule to large abscess. Along with the vata, there is possible for conversion of kleda into pus. क्लेद का पित्त और कफदुष्टि की वजह से पस में फॉर्मेशन हो जाता है. दैट्स व्हाई त्रिदोषों की दृष्टि होती है. संख्या संप्राप्ति आचार्य सुश्रुत और चरक. आचार्य सुश्रुत ने 10 प्रमेय पीड़िकाएं बताई है. आचार्य चरक ने 10 प्रमेय पीड़िकाएं 7 प्रमेय पीड़िकाएं बताई है. दिस पीड़िका आर ऑफ वेरियस साइज एंड शेप एंड ऑकर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट अकॉर्डिंग टू आचार्य डल्लन, these pidaka occur predominantly on the lower part of body as there is weakness of lymphatics and blood vessels. हम जब मधुमेह या फिर डायबिटिक फुट अल्सर, ये ज़्यादा कॉमन है. मतलब डायबिटिक्स में इन्फेक्शन अगर होता है वुंड का तो उसको डायबिटिक फुट अल्सर ज़्यादा है. उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है. लेकिन आचार्य डल्लन का कहना है कि ये प्रमेह पीड़िका अधोभाग में, काय शरीर के अधोभाग में ज्यादा होती है, और जिनका कारण है वीकनेस ऑफ लिम्फेटिक्स, रसायनिक के दौर्बल्य से ये प्रमेह पीड़िका है अधो शरीर में ज्यादा होती है. आचार्यों ने जो प्रकार बताया, शराविका, कच्चापिका, जालनी, सरशपी, अलजी, वीनताख्या तथा विद्रदी आचार्य चरक के, और आचार्य सुश्रुत ने शराविका, सरशपिका, कच्छपिका, जालनी, वीनता, कुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका, वित्रदिका, चेती. नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रमेह पीड़िका, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमेह पीड़िका को हम अगर डायबिटिक वुंड की तरह देखें या फिर डायबिटिक इन्फेक्शन की तरह देखें, तो अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस और हम उपद्रव के बारे में देखेंगे तो हम डायबिटिक इन्फेक्शन की वजह से जो सेप्टिसीमिया आ रहा है उसके सिम्टम्स हमें पूरा मिल रहे हैं. According to Acharya Charaka, complications of Prameha Pidaka can be Masokotha, Visarpa, which are nothing but gangrene and necrotizing fasciitis. This Masokotha is due to excessive kleda in the body, as we have clearly seen the pathology and the in Prameha Pidaka. Generalized symptoms like, this is very important, generalized symptoms like fever, dyspnea, delirium, signs of marma samrodha, that is failure of vital organs or systems like CNS, CVS and renal, and comatose condition are also observed in complications of Prameha Pidaka. So we have to treat it very aggressively. In Ashtanga Sangraha, Prameha Pidaka are said to be fatal if not treated urgently. From this description, it is seen that septicemia and death are the probable consequences of Prameha Pidaka. Aggressive management of Prameha Pidaka is advocated, which is to be done according to its stages. Now let's move to the treatment of Prameha Pidaka. In Amavastha, conservative treatment is started from Apatarpan along with the various medical decoctions. व्रणशोथ की जो चिकित्सा है, आगे बताया है प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा में कि आमावस्था में शोफवत प्रतिकारित ऐसा बोला है. मतलब फिर आदो विमलापनम कुर्या, द्वितीयम तु अवसेचनम, तृतीयम तु उपना, चतुर्थम पाटन क्रिया. ये सब जो व्रणशोथ के उपक्रम बताए, ये प्रमेह पीड़िका के शुरुआती की आमावस्था में उपयुक्त ठहरते हैं. स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन, आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग कषायों का वर्णन भी किया है. साथ ही साथ तीव्र संशोधन, तीव्र वमन और विरेचन का प्रयोग बताया गया है. रक्तमोक्षण बाय सीरावेद बताया है. आचार्य डल्लन ने ये रक्तमोक्षण के लिए सीरावेद का जलोका से ना किया जाए ऐसा बताया गया, और सीरावेद से ही किया जाए ये बताया गया, क्योंकि प्रमेह पीड़िका का जो साइज होता है
मान लिया कोई डायबिटिक सेलुलाइटिस, हम आगे कुछ केसेस देखने वाले उसमें हमें बताएंगे, इतनी बड़ी, या फिर हमने जो गैंग्रीन की केस देखी उसमें भी देखा आपने कितना बड़ा पैर गैंग्रीनस हो चुका, तो उसमें एक या फिर कितने भी जलोका लगेंगे तो बहुत बार कम पड़ती है। तो दैट्स वाई मे बी शायद इसी वजह से आचार्य डल्लन ने जलोका का वर्णन, जलोका की जगह सिरावेद से रक्तमोक्षण करा, क्योंकि दोष दृष्टि भी सार्वदेहिक होती है। इफ देर इज सुपुरेशन, वहां पे अगर पस बन जाता है, पक्वावस्था आ जाती है, वहां पे फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होता है, तो फिर वहां पे भेदन चिकित्सा करना चाहिए। तो अष्टविध शस्त्र कर्म जो हम आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण एंड सीवम, इनका उपयुक्त प्रयोग प्रमेय चिकित्सा, प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में अकॉर्डिंग टू इट्स अवस्था करना चाहिए। हम आगे जो केसेस देखेंगे उन सभी में ऑलमोस्ट सारे के सारे अष्टविध शस्त्र कर्म का प्रयोग हमने किया है। मांस को था डेड टिश्यूज, गैंग्रेनस टिश्यू, उसका कंप्लीट एक्सीजन करना चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने भी उसका छेदन ही बताया है। साथ में अगर वुंड इन्फेक्शन ज्यादा है, स्लफ ज्यादा है, तो हम लेखन कर्म कर सकते हैं, डिब्राइडमेंट बाय क्यूरेटचेस, शोधन, और उसके बाद में फिर ये सब शस्त्र कर्मों के पश्चात फिर औषधि चिकित्सा के लिए शोधन चिकित्सा, स्थानिक व्रण की शोधन चिकित्सा और रोपण चिकित्सा में अलग अलग कषाय तेलों और वर्तियों का और रसक्रियाओं का वर्णन किया गया है। सो ट्रीटमेंट ऑफ पीड़िका इन पूर्वावस्था फॉर नॉन हीलिंग वुंड, अलग अलग वनस्पतियों के कषाय, मूत्र का उपयोग, बस्ती मूत्र का उपयोग बताया गया है। साथ ही साथ में आचार्य सुश्रुत ने, जैसा मैंने कहा कि संशोधन और सीरामोक्ष, रक्तमोक्षण का उल्लेख किया गया है। फॉर नॉन हीलिंग अल्सर्स इवन लीच थेरेपी आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य डल्लन ने नहीं बताई है, या फिर सिरावे द्वारा रक्तमोक्षण को प्रीफर किया है। स्टिल इन प्रैक्टिकली पेशेंट को सेटल करने के बाद में हम अगर वुंड छोटा है तो लीच थेरेपी से रक्तमोक्षण कर सकते हैं। एंजियोपैथी और बहुत अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वुंड हीलिंग इंप्रूव होता है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रमेय पीड़िका अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, अलग अलग अवस्था, शोफवत प्रतिकारक इन अपक्वानाम, पक्वानाम व्रणवत इति, व्रणवत चिकित्सा करे, उसका छेदन करे, उसका भेदन करे, लेखन करे आवश्यकता होने पर, और फिर अलग अलग कषाय, तेल और चूर्णों का प्रयोग, वर्ती और इसका प्रयोग करके हम वर्ण कर्म कर सकते हैं। आरगवद आदि कषाय का उत्साधनार्थ उपयोग आचार्यों ने बताया है। पिप्पल आदि कषाय का पान और भोजन के लिए आभ्यंतरतः उपयोग बताया है। साथ ही साथ में पाठा, चित्रक, क्षुद्रा, बृहति, सारिवा, सोमवलकल, सप्तपर्णा, आरगवद, कूटज, मूल, इन सब चूर्णों का उपयोग आभ्यंतर आचार्य सुश्रुतों ने बताया है प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा के लिए। षष्ठी उपक्रम ऑफ प्रण, आचार्य सुश्रुत ने जो षष्ठी उपक्रम बताए, इन सभी उपक्रमों का वर्णन अलग अलग अवस्था के अनुसार, व्रण की अवस्था के अनुसार हम डायबिटिक वुंड मैनेजमेंट में कर सकते हैं या करते हैं। सिर्फ स्वेदन का बहुत कम बार उपयोग किया, स्वेदों का या फिर उपनाह का प्रयोग डायबिटिक वुंड मैनेजमेंट नहीं करते, क्योंकि बहुत बार वो ट्रिगर होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रिगर हो जाता है। सो वी डोंट गो फॉर उपनाह वेरी कॉमनली। उसमें पाक प्रवृत्ति ज्यादा आती है, और वो पाक प्रवृत्ति अगर शरीर में ऑलरेडी क्लेद ज्यादा होगा तो ये पाक प्रवृत्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। इसलिए मैं पर्सनली उपनाह को उपयोग व्रण चिकित्सा में नहीं करता हूँ इन डायबिटिक पेशेंट्स में। षष्ठी उपक्रमा यूजफुल फॉर डायबिटिक फूड, शोधन कषाय, धूपन, शोधन रसक्रिया, शोधन तेल एंड धूपन तेल। पथ्यापथ्य आचार्यों ने बताया है क्या खाना चाहिए क्या नहीं। कॉमनली जो व्रण का पथ्यापथ्य है वही हम देखेंगे। जो भी आहार पदार्थ से शरीर में क्लेद ना बढ़े, शरीर में बहुत ज्यादा विदाह भी ना हो, ऐसे आहार और औषधियों का प्रयोग हमें पथ्य तो करना चाहिए। इसी के साथ में जो हेतु प्रमेह के या जो प्रमेह पीड़िका के हेतु बताए गए हैं, या फिर जो व्रण न भरने के जो कारण बताए हैं, उनको हमें निदान परिवर्धन करना चाहिए। एक अच्छा है जीर्ण शाल्योदन। बहुत बार हमारे इधर तो भी ऐसा है कि सर हमने सुना है कि चावल नहीं खाते, इसमें कोई घाव अगर हो गया तो चावल नहीं खाते, नहीं तो पक जाता है। सही बात है, वो चावल अगर नया हो तो वो क्लेद उत्पन्न करता है, लेकिन अगर वो चावल पुराना हो गया हो तो आप देख सकते हैं कि उनका उपयोग आचार्यों ने बताया है। फिर भी हम क्लेद कम करने वाले आहारों का ही उपयोग व्रण में करेंगे। हम अब कुछ केसेस डिस्कस करेंगे।
एक ये फर्स्ट केस, 67-year-old diabetic patients with history of glass cut injury before 6 days, swelling on right foot, पेन था पेशेंट को बहुत सीवियर, पैर में पूरी सूजन आ गई थी, उसका सीबीसी करवाया तो टीएलसी 18,000 था, डेफिनेटली पेशेंट इन्फेक्शन ज़्यादा था, पूरा एडिमा, फ्लक्चुएशन, अंदर में कुछ तो भी जमा है, पस जमा ऐसा लग रहा था पेशेंट को देखकर, लोकल टेम्परेचर रेस्ट था। पेशेंट का हमने एशन किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे एशन आर्टरी फोर्सेप्स मैंने डाला, यंत्र डाला है, हमने एशन कर्म किया, उस व्रण की गति को देखा, उस व्रण की गति को देख के उसको ओपन किया, उसका पूरा भेदन कर दिया अंदर से, वहां पे जितना भी पस था हमने उसको निकाल दिया। ऊपर तक इन्फेक्शन पूरा ऊपर तक फैला हुआ था, राइट फ्रॉम ग्रेड टॉप पूरा प्लांटर एरिया में फैला हुआ था। हमने उसका पूरा इंसुलिन एंड ड्रेनेज किया, वहां पे बहुत सारा पस जमा था, हमने वो निकाल दिया। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं पूरा इन्फेक्टेड वुंड, इवन पस यू कैन सी कमिंग फ्रॉम हियर, लॉट्स ऑफ पस, ये पस को हमने पूरा निकाल दिया, विद्रदिक जैसी अवस्था थी कुछ हद तक। और जो टिश्यूज वहाँ पे डिवाइटलाइज्ड हो चुके थे, जो इन व्रणौष्ठों में ये जो व्रणवर्त में जिनमें क्लिन्नता आ गई थी, इस क्लिन्नस को हमने एक्सीजन किया, इसका हमने समूल छेदन कर डाला, है ना। आचार्य सुश्रुतों की ये सिद्धांत है जो इस वुंड में भी क्लियरली अप्लाई होते हैं। एक्सेसिव डिब्राइडमेंट, जो भी टिश्यू गंदे लगते हैं उसको पूरा एक्सरसाइज कर दिया, एंड यू कैन सी द फर्स्ट डे ऑपरेशन के बाद में इट वाज अ ह्यूज डायबिटिक वुंड। धीरे धीरे उसके बाद में दुष्टावस्था, औषधि चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा हमने दिया, एंटीबायोटिक्स का हमने यूज किया है इस पेशेंट में। इनिशियल डेज में हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, हमने किया है, पेशेंट को वुंड सेटल किया कुछ दिनों के बाद, एंड देन ड्रेसिंग्स एंड अदर अभ्यंतर चिकित्सा से हम पेशेंट को धीरे धीरे उसकी दुष्टावस्था पेशेंट की कम हो गई, कुछ हद तक स्लफ कुछ दिनों तक बना रहा, हमें देख सकते हैं। इवन हाइपर ग्रैनुलेशन भी हमको इनिशियल स्टेज में दिखा, जब तक व्रण में दुष्टि थी हमको वुंड के एजेस में हाइपर ग्रैनुलेशन, जिसको उत्सन्न व्रणमास कहा जाता है, जिसमें लेखन कर्म आचार्य सुश्रुत ने षष्ठी उपक्रम में बताया है, वो भी हमको देखने को मिला। हमने और उस तरह से चिकित्सा की गई और धीरे धीरे वुंड हील हो रहा है। वुंड के एजेस में जो ये व्हाइटिश एजेस दिख रहे हैं हमको, ये व्हाइटिश इपिथलाइजेशन, मतलब घाव भरना धीरे धीरे शुरू हो गया है, ये वुंड के एजेस देखकर समझ में आता है। साथ ही एजेस का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द वुंड है, स्लोपिंग एजेस, ये वुंड हीलिंग का, वुंड ये घाव भर रहा है इसका लक्षण होता है, जो इससे हमको अच्छी तरह से दिख रहा है। धीरे धीरे वुंड हेल्दी होता गया, इंप्रूव होता गया, एंड देन वी कैन सी द हेल्दी ग्रैनुलेशन एट द बेस ऑफ द वुंड, रेड कलर का। द टिपिकल distinguished factor of identifying a granulation is that when we touch the tissue it will bleed, that is granulation tissue. You can see the red base of the wound, even up superiorly भी wound अच्छा healthy हो गया, slough and whitish edges, sloping edges, epithelialization start हो गया था, and sloping edges की वजह से wound घाव भर रहा है, it was a good wound. धीरे धीरे अभ्यंतर चिकित्सा और व्रणकर्म से wound पूरी तरह से heal हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट यूटिलाइजेशन, थोड़ा सा बाकी है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छी तरह से भर गया है। तो अगर उसको जल्दी डील नहीं करते तो मे बी इसको एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती थी। अनदर केस, 14-year मेल पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, ऑटो ड्राइवर बाय प्रोफेशन, ही वाज एन एक्सीडेंटल फाइंडिंग ऑफ बीइंग डायबिटिक, उसको कुछ तो भी पैर को लगा, उसको पता भी नहीं चला, बिकॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज क्वाइट कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट, उसको पता ही नहीं चला, एंड ही केम टू अस विद दिस इन्फेक्शन इन ग्रेट टो। एक्चुअली ही टुक एन एडवाइस ऑफ अन जनरल सर्जन ने उसको बोला कि तुमको डायबिटिक है, तुम्हारा पैर ये अंगूठा है जो काटना पड़ेगा। ही वाज ऑटो ड्राइवर बाय प्रोफेशन, it would have compromised his professional significantly, so he avoided not to go for amputation. He visited us, we didn't ruled out the amputation, but we said we will try of what we can do. So under anesthesia, हमने under local anesthesia हमने उसको debridement किया, can see here पूरा अंदर तक डेप्थ तक, डिस्टल फैलेंक्स कुछ हद तक इन्वॉल्व हुआ था, डिस्टल फैलेंक्स, तो वहां तक इन्फेक्शन कुछ हद तक गया था। मैंने उसको अच्छी तरह से क्यूरेट किया, वुंड के एजेस जो पूरे डिवाइटलाइज थे, जिसमें से कुछ भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, डेड टिश्यू थे, हमने उसको एक्सरसाइज कर दिया, धीरे धीरे वुंड हील होने लगा। हम दूसरे इसमें देख सकते हैं कि वुंड के बेस में फिर भी इन्फेक्शन था,
अगेन व्रण कर्म, शोधन कर्म, रोपण कर्म किया गया। पहले शोधन कर्म ही किया गया, धीरे धीरे बेस में हमको ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म दिखने लगे एंड देन वी से कि ये घाव भर रहा है, लेकिन फिर भी ये वुंड अच्छी तरह से नहीं भर रहा था बिकॉज हमने जो डीवाइटलाइज टिश्यू थे उसको तो निकाल दिए, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि डायबिटिक वुंड में पेरिफेरल वेस्कुलोपैथी होती है, सो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई ये कॉम्प्रोमाइज रहता है। दैट्स वाई इस पेशेंट के एज वुंड हील नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एंजियोजेनेसिस नहीं हो रहा था। सो फॉर दैट we tried leech therapy in this patient, poor healing. Leech therapy was done for 3 to 4 sittings, 3 sittings, improved local circulation from the edges and from the base of the wound, which ultimately leads to complete epithelialization and healing of the wound. So we could prevent the amputation of the great toe of that patient by significant आयुर्वेदिक medications. मैं क्या अभ्यंतर में क्या चिकित्सा देता हूँ मैं आगे शॉर्ट में बताने ही वाला हूँ। मेरा फोकस ज्यादा शल्य चिकित्सा की तरफ है, फिर भी जो औषधि चिकित्सा रहेंगे मैं जरूर बताऊंगा। अगेन अ पेशेंट विथ एब्सेस ऑन द फुट, फ्लक्चुएशन था, स्वेलिंग था, पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा था, नीचे पैर भी नहीं रख पा रहा था, अंडर एनेस्थीसिया, इंसिजन एंड ड्रेनेज दैट इज भेदन कर्म किया गया। भेदन कर्म करने के बाद अंदर का पूरा पस निकाल दिया गया। पस निकालने के बाद में अंदर से धीरे धीरे शोधन कर्म किया गया और फिर धीरे धीरे वुंड हील होना चालू हुआ। हेल्दी ग्रैनुलेशन एट द बेस ऑफ वुंड दिखा एंड फिर धीरे धीरे वुंड क्लोजर होना चालू हुआ, लेकिन पेशेंट जल्दी कर रहा था। पेशेंट का बेस से वुंड अच्छी तरह से क्लियर था, हेल्दी ग्रैनुलेशन था, इसलिए फिर से अंडर लोकल एनेस्थीसिया थोड़े से इपिथलाइज जो एज हो चुके हैं उनको एक्सरसाइज किया गया और हमने सेकेंडरी सुचरिंग ऑफ वुंड किया इस पेशेंट्स में। सो दैट वाज अनदर। सो सीवन कर्म भी हमने इसके अंतर्भाव किया है। सो लेखन, भेदन, छेदन और विसीवन कर्म ये क्षण भी हमने देखा है। तो अष्टविध शस्त्र कर्मों जो बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने, इनका इस डायबिटिक वुंड मैनेजमेंट में अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। अनदर केस ऑफ डायबिटिक सेलुलाइटिस, यू कैन सी पेशेंट को हल्की सी खरोच आई थी पैर में एक दिन पहले और वो खरोच 2-3 दिन में ही इतना रुद्र रूप धारण कर लिया कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा सेलुलाइटिस बन गया था। पेशेंट को हल्का सा बुखार था, तो उसको ओरल मेडिकेशंस, ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चल रहे थे, लेकिन फिर भी इसका ये इन्फेक्शन और जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कम नहीं होते। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज। वी प्रिफर्ड छेदन एंड भेदन ऑफ द कलेक्शन इन दैट वुंड एंड फेशियोटॉमी कहा जाता है इसको। एंड हमने इसको अंडर एनेस्थीसिया किया। वहाँ के बहुत सारा गंदा ब्लड, सीरस फ्लूइड, इन्फेक्टेड पस, थिन पस, नॉट थिक, इट वाज अ थिन पस, उसको वहाँ से निकाला। वहाँ का कंपार्टमेंट जो प्रेशर रहता है उसको हमने कम किया एंड अल्टीमेटली विथ अदर कंजर्वेटिव मेडिसिन एंड रेगुलर ड्रेसिंग पेशेंट वाज इम्प्रूव्ड। अनदर केस, दिस इज अ वेरी नाइस केस, 53-year-old ओबेज पेशेंट, ऑलमोस्ट 110-120 किलो का पेशेंट था विद डायबिटीज, अच्छा अनकंट्रोल डायबिटीज था पेशेंट को। पेशेंट नेक्रोटाइजिंग फेस्टिटिस लेके आया था एक्चुअली, हमने उसको सर्जरी बताई, ही वाज नॉट अफोर्डेबल, देन ही वेंट टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसने वहाँ पे डिब्राइडमेंट करवा लिया। आप वहाँ पे हम जो फोटो देख रहे हैं उसमें वो हमारे पास वो डिब्राइडमेंट करवा के आया था। इनिशियली हमारे पास आया था लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा के लाया एंड इस हालत में है बिकॉज सी देयर इज लॉट्स ऑफ स्लफ। इस पेशेंट को बार बार लेखन कर्म की जरूरत पड़ने वाली थी। एक बार जो वहाँ का जो गंदे टिश्यू, जो डेथ टिश्यूज थे उसको एक्सरसाइज कर दिया, गैंग्रेनस टिश्यू को, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को एक्सरसाइज कर दिया, लेकिन वहाँ पे दुष्टि इतनी ज्यादा थी कि उसको रिपीटेड, हम बोलते हैं रिपीटेड डिब्राइडमेंट, रिपीटेड लेखन उस पेशेंट्स का करना था। उसको टॉपिकल 10% का एनेस्थीसिया का स्प्रे लगाकर क्यूरेट से हम करते थे। जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू उसका फिर से एक्सचेंज या छेदन करते थे एंड लेटर ऑन इनिशियली ये इस पेशेंट का कुछ दिनों बाद मैंने क्षारोदक से धावन भी किया है। क्षारोदक वाज यूज्ड फॉर द व्रण धावन आल्सो। धीरे धीरे पेशेंट के इम्प्रूव हुआ, एजेस में हल्के स्लोपिंग आए, इन्फ्लेमेशन कम हुआ, स्वेलिंग कम हुआ। पेशेंट का ड्रेसिंग करते वक्त बहुत चिल्लाता था। इस पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए कम से कम आधा घंटा हमें लगता था बिकॉज ही वॉज इन दैट मच एगोनी। इनिशियली व्हेन आई यूज्ड क्षारोदक देन दैट टाइम ही वॉज नॉट हैविंग पेन, लेकिन जैसे ही वहाँ का स्लफ कम होना चालू हो गया क्षारोदक की वजह से, वहाँ का धीरे धीरे नर्व एंडिंग्स ओपन होने लगे एंड देन दैट पेशेंट स्टार्टेड शाउटिंग। तो फिर उसके बाद फिर हमने क्षारोदक का ये वापर कम कर दिया गया।
एंड धीरे धीरे व्रण कर्म के पश्चात पेशेंट में इंप्रूवमेंट आया एंड दैट दी स्लफ धीरे धीरे कम हुआ। इंटरमिटेंट लेखन कर्म मुझे बहुत दिनों तक, महीनों तक करना पड़ा व्रणावस्था देख के, जो लग रहा है कि ये फिर से खराब हो गया, इसको फिर से करो, बिकॉज अगेन पेशेंट वॉज नॉट वेरी कोऑपरेटिव, ही वॉज पथ्य फॉलो करना या फिर औषधि चिकित्सा लेना, ये इसमें बहुत ये व्रण एक आइडियल रुग्ण नहीं था। दैट्स व्हाई इट टुक लॉन्ग टाइम फॉर मी टू कवर हिज इन्फेक्शन एंड देन अल्टीमेटली ग्रेनुलेशन स्टार्ट हुआ। अल्टीमेटली हेल्दी वुंड अच्छे से अच्छा खासा इन्फेक्शन कम हो गया। पेशेंट को ग्राफ्टिंग बताया कि अभी इसको स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, बट अगेन द फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम इसका स्किन ग्राफ्टिंग नहीं कर पाए। देन अनदर केस डायबिटिक सेलुलाइटिस, इसमें इस पेशेंट्स में भी हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन ऊपर तक फैल गया है। इस पेशेंट्स में भी फेशियोटॉमी हमने की, छेदन भेदन किया है। अनदर केस, यस इट इज अ डिफरेंट केस, एब्सेस और कार्बनकल जिसको हम कह सकते हैं, ग्लूटियल रीजन में था। क्रॉनिक डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट था, उसका क्रिएटिनिन 2 पॉइंट समथिंग था, 2.583 एंड यूरिया बढ़ा हुआ था। पेशेंट अगेन फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज, ही वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डिब्राइडमेंट, so chronic diabetic nephropathic not affordable, not willing for surgical procedure. We tried cupping therapy in that patient. There was a pus collection in the gluteal region, that was a carbuncle. What we did, मैं डायरेक्ट इसको कप लगा दिया, जैसे ही कप लगाया पूरा अंदर का पस, पेशेंट वाज इन डिस्कम्फर्ट अ बिट, बट दैट वाज द थिंग कि मुझे उसका पस उस वक्त निकालना था बिकॉज उसका शुगर 400 के ऊपर था। अगेन अगर हम किसी को भी पूछते हैं तो ज्यादा शुगर में फिर सर्जरी नहीं करनी चाहिए, ऑल दैट थिंग। पस कम हो जाएगा तो उसका शुगर वैसे भी नॉर्मल आ जाएगा, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा। दैट्स व्हाई वी ट्राइड टू गो फॉर, एंड इवन इन विद्रदी आल्सो वेदन एंड विस्त्रावन कर्म हैज बीन इंडिकेटेड बाय आचार्य सुश्रुता। So accordingly we preferred cupping therapy, we वेट कपिंग, और वहाँ का पूरा पस कम किया, धीरे धीरे उसके 3 से 4 स्टेजेस किए। तो ये करने के बाद में पेशेंट आया नहीं, मतलब मैंने 1 या 2 बार किया होगा, हार्डली उसके बाद पेशेंट आया नहीं। 3 महीने बाद आया फिर से कार्बनकल लेके उसी एरिया में, लेकिन दूसरे साइड में। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि आप क्यों नहीं आए इतने दिनों तक, तो सर फोड़ा ठीक हो गया था तो इसलिए नहीं आया। सो अगेन व्हेन वी आई ऑब्जर्व द पेशेंट, राइट साइड ग्लूटेल में जो कार्बनकल था वो कपिंग की वजह से पूरा चला गया था। पेशेंट ने मेडिसिन भी प्रॉपरली नहीं लिए थे, फिर भी वो ठीक हो गया था। एंड देन इट केम ऑन लेफ्ट साइड पे कार्बनकल लेके पेशेंट मेरे पास आया था, लेफ्ट ग्लूटेल इसमें। एंड देन वी अगेन गो वेंट फॉर ही केम फॉर ओनली दैट कपिंग therapy, and we do 2 to 3 settings, and then Visravan by cupping therapy we done, and ultimately day 3 day 5 में से patient धीरे धीरे ठीक हो गया। Then this is another case in which you can see the devitalized tissue, death tissue, poor financial, poor unhygienic patient. He didn't actually, ये भिखारी था, इतने इस हालत में आया था, एक was not having any to pay, and then we have to debride the patient. Excessive devitalized tissue का एक्सचेंज कर डाला। You can see the complete fascia वहाँ का एक्सरसाइज कर दिया, मस्कुलर टिश्यू में डिब्राइड कर दिए, and then slowly we started व्रण करना। Patient came for follow for few days, then he didn't revert back. Then another case of diabetic foot ulcer, व्रण उच्चूर्णन किया था इस पेशेंट में। ओल्ड एज पेशेंट था, and he was having diabetic non-healing ulcer on his ankle. He did व्रण अवचूर्णन and लोकल कषाय से, त्रिफला कषाय से धावन किया था इस पेशेंट्स में। आभ्यंतर भी औषधि चिकित्सा दे रही थी। इस पेशेंट का शुगर कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इसका वुंड हील नहीं हो रहा था। वी ऑल्सो ट्राइड लीच थेरेपी इन दिस पेशेंट। इसका मेरे पास फोटो अभी नहीं है, बट वी ऑल्सो ट्राइड लीच थेरेपी इन दिस पेशेंट, एंड अल्टीमेटली देयर वाज सम ग्रैनुलेशन टिश्यू, देयर वाज सम ग्रैनुलेशन टिश्यू बेस ऑब्जर्व्ड इन द वुंड। जो बोनी पार्ट पहले के पिक्चर में एक्सपोज हो रहा था वो धीरे धीरे कवर हो गया, एंड वी कुड, हमारा पेशेंट का फॉलोअप इतने दिन तक हमारे पास। सो दिस वर द सो फ्यू केसेस दैट वी हैड सो फार, एंड वी डिड इट जितना हम कर सकते थे। औषधि चिकित्सा, व्रण धावन, आभ्यंतर चिकित्सा हमने किया। कुछ फॉर्मुलेशंस में इन अलग अलग कंडीशंस में मैं यूज करता हूँ, सभी जानते हैं, सभी बहुत, ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ व्रणों की अवस्था के अनुसार
रुग्ण की अवस्था के अनुसार इनका वापर मैं करता हूँ। त्रिफला गुग्गुल, केशर गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल। देन व्रणापहारी रस, वेरी इंपॉर्टेंट कल्प, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कल्प है, खास करके उन व्रणों में जिनमें स्त्राव ज्यादा होता है। इसमें मनशील और हड़ताल है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्लेद है वो अच्छी तरह से, वर्ण का क्लेद बहुत अच्छी तरह से कम होता है। सो डायबिटिक वुंड्स में मैं इसको ज्यादा अच्छी तरह से इन्फॉर्म करता हूँ। ऐसी कंडीशन, वेट गैंग्रेनस कंडीशन, एब्सेस की कंडीशन में व्रणापहारी रस का मैं अच्छी तरह से वापर करता हूँ। 250 मिलीग्राम का टैबलेट, 2 टैबलेट बीडी इजीली यूज कर सकते हैं। फिर जब जिस कंडीशन में एंजियोजेनेसिस या फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो, उस कंडीशन में ताप्यादि लोह, नवायास लोह, पुनर्नवा मंडूर का उपयोग करता हूँ। आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन का भी व्यापक। अब ये बहुत कॉमन कल्प है जो बहुत सारी कंडीशंस में, स्किन इन्फेक्शंस में हम अच्छी तरह से यूज करते हैं। सो ये व्रण चिकित्सा में भी उतने ही कारगर सिद्ध होते हैं, बस इनका डोज ज्यादा लगता है। एक इंफॉर्मेशन, गंधक रसायन हम लोडिंग डोज में यूज करते हैं, अच्छे डोज में यूज करते हैं। रीजन ऐसा है कि गंधक का सिक्रीशन भी त्वचा से होता है, स्किन से होता है। तो अगर हम लोडिंग डोज में गंधक रसायन अगर उसका यूज करते हैं तो इट ऑल्सो एक्ट्स लोकली बाय ओरल इंजेक्शन। इन इतने डोज में लेकिन अपने को वो गंधक रसायन देना पड़ता है, देन ओनली उसकी एफिकेसी अपने को पड़ती है। सिर्फ 2 बीडी डोज से कॉम्प्लिकेटेड वुंड कंडीशंस में इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमको ज्यादा डोज में यूज करना पड़ेगा। 3 TDS डोज में भी हम इसको यूज करते हैं। डेफिनेटली रुग्ण का बल एंड दोषावस्था सब जरूरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आरोग्यवर्धिनी, शरीर का क्लेद कम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट वी आर कॉमनली यूजिंग इट। उसके बाद में जब व्रणों की व्रण की क्लेद अवस्था कम हो जाती है, उसके बाद में फिर एंजियोजेनेसिस और टिश्यू रीजनरेशन के लिए मैं आगे दिए हुए कल्पों का उपयोग करता हूँ। धातु दौर्बल्य है, धातु शैथिल्य है, उसको फिर बल देने के लिए स्वर्ण कल्प का इस्तेमाल बहुत आवश्यक हो जाता है। स्वर्ण मालिनी वसंत कल्प, वसंत कुसुमाकर रस, बृहद स्वर्णराज वंगेश्वर, इन कल्पों का उपयोग मैं करता हूँ। शिलाजतवादी वटी, जहाँ पे कफ पित्त का अनुबंध हो, इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। खास करके पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में शिलाजतवादी वटी का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है, जहाँ पे पेरिफेरल वस्कुलर ये एथर्माटस प्लेक्स हो वहाँ पे। साथ ही साथ सारीवाद्यास, महामनिष्ठादि काढ़ा, नागरादि कषाय, आरगवधादि कषाय। आरगवधादि कषाय का, आरगवध का वर्णन आचार्य ने आभ्यंतर परिमार्जन के लिए कुष्ठ चिकित्सा में बताया है। इसी के साथ जहां जहां पे क्लेद दृष्टि हो, हम देखेंगे तो कुष्ठ और प्रमेह में दुष्यों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए आरगवधादि कषाय, जिसमें आरगवध, निशोथ, हरितकी है, इनका मैं संशोधन के लिए उपयोग करता हूँ। पुनर्नाष्टक कषाय, पुनर्नवा, निम्ब, पटोल, सुंठ, कुटज, दारू हरिद्रा, इसका उपयोग मैं करता हूँ। पंचनिम्ब चूर्ण, त्रिफला, दारू हरिद्रा, गुड़चादी चूर्ण, चौकचूनादि चूर्ण, इन अलग अलग औषधियों का यथावश्यक अलग अलग अवस्था में उपयोग करना चाहिए। तिक्त रसात्मक होने के कारण इसका उपयोग ज्यादा होता है। व्रण का स्त्राव बहुत अच्छी तरह से कम होता है, व्रण का शोथ अच्छी तरह से कम होता है, व्रण वेदनाएं कम हो जाती है। आवश्यक होने पर एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट कोऑपरेटिव हो, पेशेंट अगर पथ्य का अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हो और हमारी चिकित्सा से उसमें उपशय हो, तो हम अपने औषधियों पर ये व्रण पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही रस सिंदूर, रसमाणिक्य रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म, त्रिवंग भस्म और प्रवाल पंचामृत का भी मैं आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हूँ। अब रस सिंदूर का एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज वेदना के लिए, शोथ कम करने के लिए ज्यादा उपयोग करता हूँ। रसमाणिक्य रस अगेन फिर से क्लेद कम करने के लिए, शरीर अंतर्गत क्लेद कम करने के लिए। गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, इन चूर्णों के या फिर पंचनिम्ब चूर्णों के साथ मिक्स करके इन रस औषधियों के हम अलग अलग फॉर्मुलेशन बना के इनका हम उपयोग अपने रुग्ण की दोषावस्था के हिसाब से कर सकते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म और त्रिवंग भस्म, त्रिवंग भस्म खास करके अगेन जहाँ पे व्रण में निम्नता ज्यादा हो गई हो, उसमें निम्नता बढ़ाने के लिए, जिसको आयुर्वेद में षष्ठी उपक्रम में उत्सादन कर्म कहा गया है, उस उत्सादन के लिए भी आचार्य सुश्रुत ने योग बताया, उसमें मैं त्रिवंग भस्म में ऐड करता हूँ। त्रिवंग भस्म उसमें मेरा ज्यादा विश्वास है। स्वर्णमाक्षिक भस्म अगेन मैच्योरेशन ऑफ वेसल्स, जो डायबिटिक का जो बेसिक पैथोलॉजी की, वहाँ पे कैपिलरीज तो बन रही है, लेकिन वो कैपिलरीज में मैच्योरेशन नहीं आ रहा है,
दैट्स व्हाई अगेन द वुंड हीलिंग इज कॉम्प्रोमाइज। उसमें ये स्वर्णमाक्षिक भस्म का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, साथ में कुछ कभी कभी कासिस भस्म का भी इस्तेमाल करते हैं। रौप्य भस्म अगेन वन ऑफ फेवरेट। रौप्य भस्म में टिश्यू रिजनरेशन में ज्यादा अच्छे से यूज करता हूँ। तो ताप्यादि लोगों का ऐसा योग जिसमें रौप्य पड़ता है, मैं इसमें यूज करता हूँ। निदान परियोजना पथ्यापथ्य सभी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, एंड तभी रुग्ण किस तरह का है इस पर ये सब चिकित्सा औषधियों का उपयोग हम करते हैं। So what is the conclusion? Ayurvedic conservative and surgical interventions are helpful in managing diabetic and related infective conditions. Consideration of dosha, vyadhi avastha, vranavastha, and basic principles of treatment yields good surgical outcome in diabetic wounded patients. Complications like gangrene, septicemia, and amputations can be avoided, can be prevented by interventions of Ayurvedic approach in management of Madhumehajanya Vrana. So, thank you very much. These are the references from which we have collected the information. I sincerely thanks Dr. Hetal ma'am for providing me the platform to present my work. I also thank my friend Dr. Rashmi Gurav, who suggested my name to Hetal ma'am for presenting this work. Thank you very much. Thank you very much, Vishwa Ayurved Parishad and NIA की विश्व आयुर्वेद परिषद शाखा. Thank you for giving me the opportunity to present my work. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञानवर्धक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। आपने डायबिटिक वुंड हीलिंग के लिए इतने सारे केसेस डिस्कस किए और जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलेगा और हम लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट्स से, जो जिनका क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, और आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए और उसके बाद म्यूट कर दीजिए। पूछने के बाद म्यूट जरूर करें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? शशि तिवारी जी। जी सर, प्रणाम सर। मेरे को ये पूछना था सर, मेरे पास एक्चुअल में अभी एक केस आया था। 61 ईयर की लेडी है और उनको मतलब गैंग्रीन था, मतलब डायबिटिक थी ही, तो उनका एम्पुटेट हो चुका है। उसके बाद मैक्स वालों ने एम्पुटेट किया था और उसके बाद वो हील नहीं कर रहा है। तो फिर ये था कि आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है। उसमें कंडीशन तो काफी खराब सी लग रही है मुझे, जैसे उसकी हालत ये है कि फिर से लग रहा है गैंग्रीन डेवलप हो गया है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं सर, प्लीज गाइड करें। मैम, लोकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब आभ्यंतर चिकित्सा तो आप मतलब एज अ चिकित्सक वैद्य करके देंगे ही, दे रही होंगे। हमने जो कल्प डिस्कस किए वो उन कल्पों का अपने अपने रुग्ण के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है आप दे सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर वो डायबिटिक गैंग्रीन की पेशेंट है तो वेदर दैट गैंग्रीन इज ड्राई और वेट गैंग्रीन। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में इमरजेंसी अगर नहीं है तो वो ड्राई गैंग्रीन होता है। एंड ड्राई गैंग्रीन अगर है तो उस जगह पे गैंग्रीनस टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू का जो एज है, जो मार्जिन है, वहाँ पे लीच थेरेपी बहुत इफेक्टिव ठहरती है। इनफैक्ट मैंने पास, अब वो फोटोज मैंने डाले नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स थे जिनमें ड्राई गैंग्रीन था। उसका वजह डायबिटीज नहीं था, अलग कंडीशन की वजह से ड्राई गैंग्रीन था। उनको एम्पुटेशन सजेस्ट किया गया था। शी जस्ट केम टू ओपीडी, वी सेड कि एम्पुटेशन तो करना ही है बिकॉज वो गैंग्रीनस हो चुका है, लेट्स ट्राई लीच थेरेपी एट दैट जंक्शन। वी ट्राइड लीच थेरेपी. So after few sittings of leech therapy and some oral medications, we found there was auto amputation. मतलब लीच थेरेपी की वजह से वहाँ पे नया एंजियोजेनेसिस, वहाँ का टिश्यू परफ्यूजन बढ़ गया, वहाँ पे एजेस में हीलिंग चालू हो गया, और हीलिंग चालू होने की वजह से जो डेड टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू है वो सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ दैट लीच थेरेपी. सो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू ट्राई लीच थेरेपी इन सर्टन कंडीशंस, एंड बाकी आभ्यंतर चिकित्सा भी आप ले सकते हैं. थैंक यू सर, आपका नंबर चाहिए था, मैंने उसका सोचा टिक्स वगैरह आपको सेंड करती हूँ, तो आप देखना तो प्लीज, थोड़ा सा तो ज्यादा बेटर हो पाएगा. 9860-460-984 9860-460-984. आप प्लीज रिपीट. मुझे जो भी होगा. जी सर, थैंक यू सर. स्वप्निल जोगी जी. जी सर, थैंक यू सर. स्वप्निल जोगी जी, अपना क्वेश्चन पूछिए. सर
कमेंट बॉक्स में स्वप्निल जोगी जी ने अपना लिखा है क्वेश्चन, सर आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट लोअर लिम्ब में ब्लैकिश डिस्कलेशन दिखता है, लाइक ब्लैक डॉट डॉट स्वेलिंग स्टिफनेस रहता है, इसमें क्या विचार, क्या लोकल एप्लीकेशन है द्रव्य? यस, ये अगेन एज आई टोल्ड यू, दीज आर द साइंस ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर इनसफिशिएंसी। मतलब पेरिफेरल से जो ब्लड वापस ऊपर आना चाहिए वो नहीं है। आचार्य डल्लन ने भी कहा है कि रसायनिनाम दौर्बल्य प्रमेही रुग्ण में रसायनिनाम दौर्बल्य इसी वजह से डायबिटिक फुट पेशेंट में इसमें ज्यादा होता है। इन कंडीशन में नंबर 1 आभ्यंतर रक्त प्रसादन चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सारे वाद्य से मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ। साथ ही साथ सिंबल हम उसको प्रतिलोम दिशा में स्नेहन किया जाना चाहिए। नंबर ये बहुत जरूरी चीज जो बता रहा हूँ, प्रतिलोम दिशा में स्नेह करना चाहिए सहचरादि तेल से। जो मैं एडवाइस करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप हर वैद्य का अपना अपना तरीका हो सकता है। और पेरिफेरल पैर के जो ये है एक्सरसाइज, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एंकल से करवाना चाहिए कम से कम 30 से 40 बार, दिन में 3 बार। ये अगर करेंगे तो ये तकलीफ आपकी कम होगी, बिकॉज ये पिगमेंटेशन आगे धीरे धीरे बढ़ने वाला है। धीरे धीरे वहां पे इंजुरी के बाद में वहां का फिर वुंड हील नहीं होगा। तो ये एक पूर्व रूप अवस्था है। अब ये पीड़िका नहीं है, कोई व्रण वहां पे नहीं है, लेकिन इस पेशेंट को धीरे धीरे न्यूरोपैथी होने की संभावना भी है। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पर्श ज्ञान ये रक्त धातु का काम बताया गया है। सो रक्त दृष्टि तो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज क्ले दृष्टि होने की वजह से रक्त दृष्टि भी प्रमेय रुग्ण में रहती है। दैट्स वाई न्यूरोपैथी होने के चांसेस आगे में ज्यादा है सकते हैं। तो रक्त प्रसादन चिकित्सा, बाकी आभ्यंतर शोधन अवस्था आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। शशि तिवारी जी, सॉरी सुमन शर्मा जी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। एक पेशेंट है मेरे पास में, नियर बाय है, और उनका ना हिस्ट्री है कि उनको डिलीवरी हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 20 इयर्स बैक। उसके बाद से ना उनको फुट रीजन के ऊपर अल्सर्स हो जाते हैं, एंड पेशेंट को कोई और सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, उसको कोई शुगर भी, उसका सब कुछ नॉर्मल है, किडनी LFT सब कुछ नॉर्मल आ रहा है सर उसका पेशेंट का। और उसको ना हर साल नीचे फुट रीजन में, अपर रीजन में, और उसको अल्सर्स हो जाते हैं। और वो लास्ट 15 ईयर से हर साल ही ना ये करवा रही है, स्किन ग्राफ्टिंग करवा रही है सर वहाँ पे। और उसके बाद लेकिन वो कुछ ही टाइम तक चलता है। अभी 5 साल पहले उन्होंने DVT करवाया था, तो उसमें पता चला कि DVT उनका मतलब आया था उसमें DVT के लिए। और उन्होंने लेग का बाईपास भी करवाया जैसे, लेकिन उसके बाद सिर्फ उनको 2 साल तक रिलीफ रहा। उसके बाद फिर दोबारा से उनको वुंड बनने स्टार्ट हो गए। तो उसमें सर, और उसके बाद जैसे आप रक्त प्रसादन वगैरह, उन्होंने काफ़ी मतलब वो ट्रीटमेंट भी लिया उन्होंने। तो उस चीज़ के लिए उसके साथ में क्या होता है कि उनको ना ब्लड ऊज आउट होना स्टार्ट हो गया। तो अब वो कोई और मेडिसिन ले भी नहीं पा रही हैं, कोई भी मेडिसिन। तो अब वो दोबारा से स्किन ग्राफ्टिंग में फिर चली गई हैं। पिछले 3 साल से फिर ऐसे ही हो रहा है। तो सर उसमें हम कोर्स क्या मान सकते हैं उस पेशेंट के लिए? देखिए, ये अगेन these are the associated presentations of peripheral vascular diseases. Non-healing of wound is very common in patients, even if it is not diabetic also. The non-healing of wound in lower limbs is common in peripheral vascular disease patients. As you said that the patient was having a condition of deep vein thrombosis, there is insufficiency. Peripheral vessels से ऊपर की तरफ blood proper लेनी है, वहाँ पे pooling of blood हो रहा है। Now, as you said, I'm not sure, but you said that the patient is having that complaint since after her delivery. So, one probable cause after delivery is that प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से वहाँ पे जो वेसल वॉल रहती है, वो वेसल वॉल का टोनिंग कम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. That's why few patients presented with hemorrhoids and even in varicosities in pregnant ladies. That's why ये जो derangement है, ये derangement शायद वो पेशेंट में परमानेंट हो चुकी है. That's why उनको रिकरेंस हो रहा है. So अब पेरिफेरल वेसल्स की कंडीशन क्या है, कौन से वेसल्स अभी वहाँ पे पेटेंट है, कौन से वेसल्स में एथेरोमेटस प्लेक्स वहाँ पे है, और वुंड किस एरिया में आ रहा है,
इसके ऊपर उनका आगे का चिकित्सा ये करेगा। अगर सैद्धांतिक विचार रखा जाए तो इसमें रक्त दृष्टि ही रक्त प्रसादन चिकित्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आभ्यंतर स्नेहपान का इनमें विचार करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। लीच थेरेपी आई एम नॉट श्योर अबाउट लीच थेरेपी। मैंने नंबर बताया है, आप मुझे एक बार अगर उसका फोटो भेजेंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा तरह से हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज आई नीड टू सी द पेशेंट, आई नीड टू एटलीस्ट उस। Hello, sir, your voice is not clear now. Hello. हेलो Hello, sir, your voice is not clear. हाँ, मैंने ये आपकी कहा, आवाज आ रही है मैडम। हाँ, मैंने ये कहा कि वो पेशेंट्स के मुझे ये भेजिए एक बार। सुमन जी आप म्यूट कर दीजिए अपना माइक। Sir, your contact number please send you. मैंने बताया था 9860460984। आपने मुझे शॉर्ट में हिस्ट्री बताइए, थोड़ा सा एक बार लिख के भेज दीजिएगा और फोटोज भेजिए, मैं आपको आई थिंक आई कैन हेल्प यू। ये पेशेंट आप जो बोल रहे हैं शायद अपने चिकित्सा से मैनेज हो जाएगा, बिकॉज ग्राफ्टिंग ये टेम्पररी है और वो वहाँ पे टिकेगा नहीं अगर उसमें ऑलरेडी पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है तो। जी सर, 15 साल हो गए उसको ग्राफ्टिंग करवाते वहाँ का इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर इन लोअर लेग्स भी बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा एंड इंजुरीज। वहाँ का इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर भी बढ़ गया होगा, तो वुंड हीलिंग नहीं होगा, इवन ग्राफ्ट विल बी रिजेक्टेड। दैट्स वेरी ट्रू। ट्राई टू उसको अवॉइड करने के लिए बोलिए। अपनी चिकित्सा कुछ ज्यादा दिनों तक लेने के लिए बोलिए, हम उनको फायदा होगा हमारे औषधि से। एक बार मुझे डिस्कस करते हैं। हेलो, उनका इतना हाल हो जाता है। हेलो सर, ना मैं मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लीच थेरेपी किसी से लिया तो उसके बाद से क्या हो रहा है उनको ना वो ब्लड ओजिंग भी स्टार्ट हो जाता है, किसी और से लिया था तो मैं सोच ही नहीं पा रही कि मैं उनको स्टार्ट करूँ। एंड शी इज़ माई नियर बाय, तो अभी वो मेरे कॉन्टेक्ट में लास्ट 2 ईयर से आए हैं। नहीं, ओजिंग तो देखिए लीच थेरेपी के बाद में नॉर्मली भी 4 से 6 घंटे तक तो ओजिंग होता ही है। सर उसको तो रिकरेंट हो रहा है ओजिंग ना उसके बाद से। नहीं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एक बार लोकल का मुझे फोटो भेजिए, आई विल हेल्प यू, है ना? ओके, थैंक यू सर। और कोई अपना डाउट पूछना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स? थैंक यू सर। 1 मिनट सर। हेलो सर, अगर डायबिटीज पेशेंट को वुंड हो ही ना, इसके लिए हम पहले से क्या उनको बता सकते हैं ऐसे प्रिकॉशंस? डायबिटिक वुंड में वुंड होने के रीजंस बेसिकली ये होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल में है, अब देखिए शुगर कंट्रोल में होना ये एक पैरामीटर है जो मॉडर्न के बेस पे ज्यादा हम देखते थे कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल में है, वो मेटफॉर्मिन खा रहा है यानी पेशेंट ठीक है। तो अगर हम आयुर्वेद विचार से सोचे तो ऐसा नहीं है। हमको रुग्ण का अच्छी तरह से परीक्षण करके रुग्णों में उसकी दोषावस्था क्या है वो सोचनी पड़ती है। क्लेदावस्था ज्यादा है, किस दोष की प्रधानता है, उसका इंटरमिटेंटली शोधन करना, ये कर्म हमने करना चाहिए। एंड अगेन अग्नि चिकित्सा वगैरह वगैरह सब ये है। रुग्ण का अग्नि अच्छा रहेगा तो रुग्ण का धातु बल अच्छा रहेगा, और अगर रुग्ण का धातु बल अच्छा रहेगा तो धातु में दौर्बल्य, धातु में शैथिल्य अगर नहीं आएगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल एंजियोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं आएंगे। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बहुत बार पेशेंट्स के शुगर कंट्रोल होते हैं कि पेशेंट बोलता है कि नहीं मेटफॉर्मिन में ले रहा हूँ, मेरा शुगर कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ऐसे रुग्णों में अल्टीमेटली नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हमको दिखते हैं। सो दैट्स व्हाई शुगर कंट्रोल जो ब्लड रिपोर्ट, लैब के रिपोर्ट से, ये हमारा आयुर्वेदिक पैरामीटर नहीं है रुग्ण नॉर्मल है, रुग्ण ठीक है कि नहीं ये सोचने का। दैट्स व्हाई अपने पैरामीटर्स पर रुग्ण का असेसमेंट कीजिए। मेरा रुग्ण का अग्नि, रुग्ण का धातु बल का इंटरमिटेंटली असेसमेंट, शोधन, और ये करे। और अगेन पेशेंट को सबसे ज्यादा अवेयर करवाइए कि उसको लगता है कि झुंझुनियत आना, पैरों में आग होना, ये चीजें अगर पेशेंट्स को हो रही है तो उसको पहले से ही अवेयर करवाए कि उसके बिकॉज अगर
इस तरह के व्रण अगर पेशेंट में हुए तो ये फिर कॉम्प्लिकेट होने की संभावना रहती है। सो व्रण न होने के लिए उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एंजियोपैथी न आए, ये होना जरूरी है। ये न हो इसके लिए सिर्फ शुगर पैरामीटर सफिशिएंट नहीं है, उसका शुगर एब्सोल्युटली नॉर्मल होने के बावजूद भी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हमने देखी है पेशेंट में कि उसका शुगर सब नॉर्मल था, मेरा तो हमेशा नॉर्मल रहता है, फिर भी मुझे ये क्यों हुआ? देन दे हैव नो आंसर्स बिकॉज वी नीड टू इंटरवेन आवर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ममता चावला जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर एक लिखा हुआ था डायबिटिक के अंदर कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर शर्करा का मूत्र मार्ग से क्षय होता है और जिसकी वजह से शरीर के अंदर भी शर्करा का क्षय हो जाता है। तो अगर शरीर के अंदर शर्करा का क्षय हो गया तो फिर डायबिटिक भी कम होना चाहिए? नहीं, देखिए आप एक बार फिर से पढ़िए। प्रमेह के अलग अलग ये बताए हैं, है ना, शर्करा मेह, सिक्ता मेह, ये प्रमेह के एक टाइप्स बताए हैं जो कफ प्रधान में हम देखते हैं। मूत्रस्य क्लेदवहन, मूत्र का ये है क्लेदवहन, शरीर में क्लेद ज्यादा बढ़ता है, उसकी वजह से उसको निर्गमन करने की, बार बार पेशाब से उसको बाहर निकालने की शरीर की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए पेशेंट को बारंबार मूत्र प्रवृत्ति होती है। लेकिन शरीर में क्लेद बढ़ने की भी प्रवृत्ति है, तो शरीर में क्लेद बढ़ रहा है इसलिए वो शरीर उसको बाहर निकाल रहा है। दैट्स वाई पेशेंट को बारंबार मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो मतलब यूरिन से शुगर निकल गया मतलब बॉडी का कम हो गया ऐसा नहीं है। आप थोड़ा एक बार नॉर्मल थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हम एक मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस और प्रमेह के संप्राप्ति को समझने का, इसलिए क्लेद का उदाहरण दिया है। और जहां तक आयुर्वेद चिकित्सा का सवाल है, हमको क्लेद को ध्यान में रखकर ही चिकित्सा करनी पड़ती है। फिर आप प्रमेह की सामान्य चिकित्सा कर रहे हो या फिर प्रमेह व्रण की चिकित्सा कर रहे हो। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। Patient was on male patient of 32 years at dispensary OPD with Kandu leading to discharge accumulation. Kandu dead cells filled up black edges at dorsum of foot at ankle joint continuing to anterior part of the tibia up to 2/3 below knees since 5 to 10 years taking medicine on and off. I started with कल्कलेपन, पंचवल्कल, कषाय धावन, शतधौत कृत लेपन, जात्यादि तैल लेपन, just 10 days to treatment, black dead tissues patching getting removed, pinkish areas start appearing. How to do लेखन कर्म? वहां पे लेखन की जरूरत लग रही है आपको अभी? अगर डेड सेल्स पील ऑफ हो गए हैं तो अभी भी आपको वहां पे लेखन की जरूरत पड़ रही है। एंड द पेशेंट सेड दैट the patient is also having methotrexate and prednisolone. Methotrexate and prednisolone. So you want to do lekhan karma by applying. Why don't you go with kshara, or you can go for tankana, or you can go with kasis basma. Kasis basma is a very good lekhan lekhan. And hello. हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सो कासिस भस्म और टंकण का इसमें उपयोग करें। टंकण बहुत मृदु लेखन करता है। सो हम जहाँ पे पूरे वुंड के एजेस ओपन है, वुंड ओपन है, उसमें हम टंकण का उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे इपिथेलियल लाइनिंग है उसके लिए हम क्षार का उपयोग कर सकते हैं। वुंड ओपन होने पर हम कासिस भस्म का भी उपयोग अच्छी तरह से करते हैं। इवन कुक्कुटांडता का भस्म, ये सुधा वर्ग का कोई भी द्रव्य जिसको वो भी जो क्षारीय द्रव्य भी है, जो यवक क्षार और अपामार्ग क्षार के तरह तीक्ष्ण नहीं होता, उसका आप लेखन के लिए स्थानिक में उपयोग कर सकते हैं। बिकॉज क्षार से बहुत बार दाह ज्यादा होता है, क्षार से बहुत बार दाह ज्यादा होता है, इसलिए फिर टंकण या फिर सुधा वर्ग के द्रव्यों का हम लेखन के लिए स्थानिक उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मनदीप जी।
सर उसको सैंधव लवण से जस्ट एजिस को हम लेखन कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी बेसिस पे हमारे पास बहुत ज्यादा द्रव्य केवल नहीं होते। करके देखिए, पेशेंट को अगर बर्निंग नहीं हो रहा तो चलेगा, लेकिन सैंधव से उसको जलन होगा ज्यादा। ओके सर, सुपरफिशियल है, मतलब उसका पूरा स्किन सुपरफिशियली है, प्रॉपर है, गुड कंडीशन में है, और स्राव कोई नहीं है, और टेस्ट वगैरह भी उसके सब नॉर्मल है, तो जस्ट एपिडर्मल लेयर में भी नर्व एंडिंग्स रहेंगे, तो बर्निंग ज्यादा होगा ना एपिडर्मिस से, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सर ओनली यूज कर लें फिर? हाँ, टंकन के साथ ही कर लें फिर? टंकन इज गुड वन। टंकन बहुत अच्छा है। इवन वहां से बहुत बार हम लेखन करने के बाद में वहां से कुछ स्त्राव निकलता है जो जरूरी होता है एक्चुअली वहां के लोकल डिब्राइवमेंट के लिए, तो वो स्त्राव को भी टंकन एब्सॉर्ब कर लेता है। एडसॉर्बिंग प्रॉपर्टी भी टंकन में है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टंकन इन सच केसेस, और इवन एनी ऑफ द सुधा वर्गास विल आल्सो डू। सर जस्ट चूर्णन ऑफ टंकन, दैट्स इट? दैट इट विद ड्रेसिंग। और लेपन पैर में तो ड्रेसिंग करिए, कुछ वास्पिस लगा के ऊपर से लगा दीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। ओके सर। सर फॉर हाउ मेनी डेज, मतलब जस्ट जब फ्रेश एजेस हो जाएं तो स्टॉप दैट ना? यस यस, आप व्रणा की अवस्था बदल गई तो चिकित्सा भी बदल जाएगी, वो आपको लोकल एग्जामिनेशन से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर डिलीवर करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया, उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्वेरी भी बहुत अच्छे से आपने निराकरण किया है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद की NIA ब्रांच की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप आए और अपना बहुमूल्य समय दिया और इतना अच्छा लेक्चर आपने डिलीवर किया। बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर, और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। अब मैं बस औपचारिक रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि उन्होंने सुना, और हम अगले शुक्रवार फिर से हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वक्ता के साथ। और आप सबका धन्यवाद, और सर आपका स्पेशली एक बार फिर धन्यवाद, और मैडम और सर का भी धन्यवाद, हेतल मैडम और बलदेव सर का, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नवंबर 2015 से। It's really appreciable. It's really appreciable that you are doing this since 2015 regularly, consistently. Means before COVID, you were organizing this webinar series. So I really appreciate your efforts of Vishwa Ayurved Parishad of NIA branch. So thank you once again for providing me the opportunity. Thank you so much, sir. अब मैं मंत्र दोहराऊंगा और आप लोग म्यूट रहेंगे, आप भी दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो विश्व कल्याण की कामना के साथ हम हाजिर होंगे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। थैंक यू सर।